जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। किसी टेक्निकल इशू की वजह से बच्चा हमारी 2 दिन से क्लासें नहीं गई हैं, उस चीज़ का हमें खेद है, लेकिन अब निरंतर ही आपको कक्षाएं मिलेंगी। राहुल सर आपको हिंदी कराएंगे। यूपी स्पेशल की जो हमने पहले शुरू की है, मैं आपको यूपी स्पेशल भी दूंगा। और निरंतर हम जो अपने एक क्रम से चल रहे हैं ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की आज पहले क्लास लेंगे। तो ज्योग्राफी में हमने पर्वत पढ़े, पठार पढ़े, फिर उसके बाद हमने द्वीप पढ़े और तट के समीप जिनके जो जो नाम है मैंने उनको बताया। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे हमारी मृदा से निरंतर ही परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते रहे हैं और फिर बनने के पूरे चांस हैं। और क्वेश्चन बने या मत बने, लेकिन हमें सब कुछ आना चाहिए। एग्जामिनर के मूड का कुछ नहीं पता, वो आपसे कहाँ से क्वेश्चन करेगा। तो आइए, सबसे पहले सर क्वेश्चन ये है, मृदा होती क्या है। सबसे पहली बात ये आती है, जब मृदा पढ़ने जा रहे हो, हम मृदा कहो मिट्टी कहो, जो आप पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, सर मृदा होती क्या है। मृदा क्या होती है? धरातल की वह सतह, धरातल की वह ऊपरी सतह जिस पर कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं। धरातल की वह ऊपरी सतह जिस पर कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? मृदा कहते हैं। पहले एक लाइन ही लिख लेते हैं मृदा के बारे में, मृदा पर चर्चा चली रही है तो हेडिंग लगाएंगे मृदा। ठीक है, मृदा या मिट्टी, मृदा। ठीक है, आइए, धरातल की वह सतह, वह ऊपरी सतह जिस पर कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, जिस पर कृषि संबंधित कार्य किए जाते हैं, तो उसे भैया क्या कहते हैं? मृदा कहते हैं। ये हो गया आपका वन लाइनर। ठीक है, ये आपका वन लाइनर हो गया, क्योंकि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए इसको कहते क्या हैं। अच्छा, भारत की जो मृदा है ना, वो 8 भागों में विभाजित है। हमारे भारत की मृदा को 8 भागों में विभाजित किया गया है। अन्य अन्य नाम है उनके, उनको भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये बताइए मृदा का विभाजन कौन करता है? मृदा का विभाजन, तो मृदा का विभाजन वो कौन करता है बच्चा? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। आइए मैं लिखता हूँ, भारत की मृदा के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। इसका विभाजन करके लिखेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र। ठीक है बच्चा, इसका एक बार मुख्यालय पूछा गया था, अभी रिसेंट कोई पेपर हुआ था, तो इसमें क्या पूछ लिया गया था? इसका वो पूछ लिया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, तो इसका मुख्यालय है बच्चा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आ जाता है या नई दिल्ली आ जाता है। अगर दिल्ली आपको याद रहेगा तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन कर ले जाएंगे। अच्छा चलिए सर, आपने ये बताया कि मृदा 8 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मृदा होती है? आइए हमारे साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लीजिए। चलिए फिर मृदा, मैं आपको मृदा बताता हूँ। ठीक है, प्रकार बताता हूँ मृदा के। अब मैंने 8 प्रकार बताए हैं, तो आइए, ये हो गए हमारे 8 प्रकार। सबसे पहले हमारी आती है, तो भैया वो क्या आती है? जलोढ़ मृदा। सबसे पहले हमारी आती है जलोढ़ मृदा, फिर आती है लाल या पीली मृदा। उसके बाद हमारी काली मृदा या फिर उसी को कहते हैं रेगुर। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है लेटेराइट के बाद आ जाती है हमारी क्या? पर्वती के बाद फिर बनी के बाद फिर मरुस्थली, और सबसे लास्ट में जो 8वें नंबर पर आती है हमारी पीट। तो इनका ये क्रम है बच्चा। ठीक है, बड़े से छोटा क्रम है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन है? सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो मैं उसी क्रम से आपको लिखाऊंगा, और उसी क्रम से आपको क्या करना है? अपनी नॉलेज में ये ऐड कर लेना है कि 8 मृदाओं के जो मैं प्रकार लिखाऊंगा बच्चा, वो उसी हिसाब से लिखाऊंगा जिस हिसाब से वो हैं। तो आइए, सबसे पहली हमारी जलोढ़।
जलोढ़ मृदा। ठीक है, उसके बाद है लाल या पीली, पीली भी आ जाता है कभी कभी, तो आपको अपनी नॉलेज में ये भी ऐड करना है, लाल या कौन सी, पीली मृदा। उसके बाद कौन सी हमारी, काली, काली मृदा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे तो बच्चा लेटेराइट। इन पर बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे हम, कुछ भी बचेगा नहीं, इतने अच्छे से इन पर अध्ययन करेंगे कि बेटा कुछ भी बचेगा नहीं। लेटेराइट में दोबारा लिख देता हूं, ये क्या है, लेटेराइट, लेटेराइट मृदा। मैं जानता हूँ विजिबिलिटी अच्छी होगी। जलोढ़ लाल, अच्छा बच्चा ये लाला लिख गई है मुझसे गलती से तो इसको करेंगे लाल। ठीक है, लाल, ठीक है, लाल लेटेराइट। उसके बाद आ जाएगी हमारी, अब आ जाएगी बच्चा हमारी बनी, जो बनों में पाई जाएगी। जैसा कि नाम है इसका, जैसा नाम है वैसे ही इसके काम होंगे, तो जाहिर सी बात है कौन सी होगी, माफ करेंगे, पहले पर्वती आती है, पर्वती, पर्वतीय मृदा, फिर बनी मृदा, बनी मृदा। ठीक है, उसके बाद मरुस्थली, मरुस्थली मृदा, और लास्ट में हमारी आती है पीट। ठीक है, पीट मृदा। पीट एक हमारा कोयला भी होता है, वो भी सबसे नीचे आता है, और पीट ही हमारी क्या होती है, मृदा, मृदा है, वो भी कैसे आती है नीचे। अब देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मैंने आपको 8 प्रकार बताए थे, 8 प्रकार ये हैं। अच्छा भैया इसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये जो 4 हैं, ठीक है, जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट, ये हमारी आ जाती हैं किसमें, मुख्य मृदा में। ठीक है, जैसे एक आपने पढ़ा होगा, एक होता है मुख्य नियम और एक होता है क्या बच्चा, गौड़ नियम। एक होता है मुख्य नियम और एक होता है क्या मेरे भाई, गौड़ नियम। अब जो बची 4 हैं ये किस में आ जाएंगी मेरे भाई, तो ये आ जाएंगे गौड़ में, गौड़ नियम आपने पढ़ा होगा, आप लोग मैं जानता हूँ जानते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएंगी गौड़ मृदा। ठीक है, अब ये जो मैंने बताया है आपको, ये बाबू मैंने क्रम के अनुसार ही बताया है, इसीलिए बनी ऊपर हुई थी तो मैंने नीचे की, ये इस क्रम में ही है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ होगी, उसके बाद लाल या पीली, फिर काली, फिर लेटेराइट, उसके बाद पर्वती, वनी, मरुस्थली और फिर अपनी पीठ। ये इनका भैया क्रम है। कभी अगर क्रम आ जाए, जैसे अगर आप मान लीजिए वनडे एग्ज़ाम देते हैं, वनडे एग्ज़ाम में अगर कोई मान लीजिए वीडियो वगैरह का पेपर देते हैं आप, या फिर लेखपाली का देते हैं, कोई हल्का सा इस तरह जब ऊपर उठता है पेपर का, तो फिर वो इनका क्रम लगवाता है आपसे, क्रम लगवाएगा। उत्तर से दक्षिण में लगाइए, दक्षिण से उत्तर में लगाइए, मुख्य मृदा कौन सी हैं, ठीक है, गौड़ मृदा कौन सी हैं। क्वेश्चन वही हैं, क्वेश्चन वही हैं, बस उसकी शब्दावली बदल रही है और वो आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, रिश्ता वही, सोच नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अपने माइंड में क्या करना है भैया, ऐड करना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये इनके क्षेत्रफल की दृष्टि से ही मैंने आपको ये बताई है। तो अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब एक एक कर करके इसी को अच्छे से इस पर पीएचडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जलोढ़ है, तो बच्चे क्या करेंगे, हम जलोढ़ मृदा को ले लेंगे। चलिए आइए, ठीक है, आइए 1 नंबर डालते हैं। आइए 1 नंबर हमारी जलोढ़ मृदा। ठीक है, आइए हमारे साथ। इतना बढ़िया से चीज़ें पढ़नी है, जो भरपूर टाइम मिला है बाबू उसको इतना अच्छे से यूज़ करो, इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि फिर आपको केवल रिवीजन की आवश्यकता पड़े। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, जो बच्चे ये सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर उसके बाद फॉर्म पड़ेगा फिर तैयारी करेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, नोटिफिकेशन आने के बाद घबराहट होती है, पढ़ाई नहीं होती। नोटिफिकेशन आने के बाद हमेशा घबराहट होती है, पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई पहले से होती है, जब आप पहले से प्रिपेयर होते हैं, पहले से आप कमर कसी होती है आपकी, एकदम रेडी होते हैं आप, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी तैयारी को धार देते हैं। तो नोटिफिकेशन के बाद बच्चा क्या किया जाता है, तैयारी को केवल धार दिया जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हमारी
कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो हमारा कमज़ोर पड़ रहा है, उसी को मजबूत किया जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं नोटिफिकेशन आएगा फिर तैयारी करेंगे उसके बाद हम एकदम से ऐसा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा संभव होता तो जो बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 3 महीने से आया, तो 1 साल वाले का ही सिलेक्शन क्यों हो रहा है? समझ रहे हो? तो हर चीज़ का एक नियम होता है और उसी नियम के हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये मत सोचिएगा कि पेपर हमारा अभी नहीं, हम क्यों पढ़ें। बिल्कुल नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप देख तो सकते हैं, इसको आराम से देखिए। मैं बता रहा हूँ, अगर आप देखते भी हैं कॉन्सेंट्रेट होकर, तो 70 से 60% माइंड में आपकी ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। अच्छा भैया, आइए जलोढ़। तो जलोढ़ मृदा जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, जलोढ़, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 शब्दों की संधि हुई है, जल और ओढ़। जलोढ़ का मतलब क्या होता है? जल और ओढ़ की संधि करा दी। हिंदी मेरी ठीक ठाक है, मैं राहुल सर से हिंदी पढ़ता हूँ, आप लोगों को बता दूँ। राहुल सर मुझे बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ाते हैं, इसलिए मेरी संधि समास सब अच्छे हैं, ठीक है। तो जलोढ़ का क्या मतलब होता है? जल और ओढ़ को जब आप मिला देंगे तो फिर क्या बन जाएगा? जलोढ़, है ना। तो क्या बनता है भैया? जलोढ़। ऐसे मान लीजिए, ये देखिए आप, ये हो गया जल और बच्चा ये हो गया हमारा क्या? ओढ़। अब इसको जब मिला दिया तो हो गया जलोढ़। यही होगी, समझ रहे हैं? तो जिसने क्या कर रखा है? जल को धारण कर रखा है, जल को ओढ़ रखा है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझिए आप, बिल्कुल गांव की लैंग्वेज में। जिसने जल को ओढ़ रखा है या जिसने जल को धारण कर रखा है, उसे बच्चा क्या कहेंगे? जलोढ़। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है? ये मृदा ऐसी होती है बच्चा, क्या होता है, जैसे नदियाँ बहती हैं, नदियाँ बहती हैं, नदियों के साथ निक्षेपण आता है, कंकड़ आता है, बालू आता है, पत्थर आता है। कई बार क्या होता है, जीव जंतु आते हैं, तो जीव जंतु जब मर जाते हैं उनकी हड्डियाँ गलती हैं, ठीक है, हड्डियों से उनके क्या होता है, खाद बनती है। तो ये पूरे निक्षेपण को जब नदी अपने साथ लेकर आती है, देखिए आइए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप डायग्राम से एक बार चीज़ समझ लेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये है क्या? ये है हमारी नदी, ठीक है। और ये मान लीजिए, एक सेकंड रुकेंगे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा। ये देखिए, ये मान लीजिए ये क्या है? ये जल है, ठीक है, और ये जल है, और जल के साथ ये इसके साथ कण आ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि नदियाँ बहती हैं तो केवल जल ही लाती हैं। आपने देखा होगा नदियाँ जब बहती हैं, रेत लाती हैं, कंकड़ लाती हैं, मिट्टी लाती हैं, कोई पशु पक्षी मर जाता है वो भी नदियों में ही आता है। समझ रहे हैं आप लोग? जो पशु पक्षी मर जाते हैं, उनमें पानी में गिर जाते हैं, वो भी कहाँ आते हैं? नदियों में ही आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल नदियों में पानी आ रहा है, नदियों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं बच्चा। फिर क्या होता है, जब इनका ये स्तर जो नदी का बढ़ता है, तो मान लीजिए यहाँ से इस तरीके से नदी ने घुमाव लिया। 2 मिनट के लिए केवल कॉन्सेंट्रेट रहेंगे मेरे साथ, एकदम बढ़िया हो जाएगा चीज़ें। ये देखिए, इस तरीके से मान लीजिए नदी ने क्या लिया बच्चा, यहाँ से इस जगह से इस तरीके से घुमाव लिया, ठीक है, ये नदी ने घुमाव लिया। तो जब नदी घुमाव लेगी तो जाहिर सी बात है, जहाँ से घुमाव लेगी वो कहीं ना कहीं हल्की सी टकराएगी। भाई घुमाव का मतलब क्या है? जहाँ से नदी घुमाव ले रही है वहाँ टकराएगी। जहाँ टकराएगी वहाँ बच्चा क्या होगा, जो भी अपने साथ ये क्या अवसाद लाई थी या निक्षेपण लाई थी, या जो भी अपने साथ ये मान लीजिए ये मान लीजिए ये कण है, ठीक है, ये कण है, इनको लेकर आ रही है अपने साथ नदी, ठीक है। पानी के साथ साथ ये सारे कण लाएगी। मान लो ये क्या है तुम्हारी, ये मान लो बालू है, ठीक है, ये बालू है, बालू लाई, ठीक है, इसको बोलें कंकड़ लाई, ठीक है, कंकड़ लाई, जीव जंतु लाई, मरे हुए, ये समझ बोलना कि सर क्या बोल रहे हो आप, मरे हुए जीव जंतु लाए। तो जब जिस तरीके से निक्षेपण होता हुआ आएगा, मान लीजिए यहाँ पर इस क्षेत्र में नदी ने क्या कर दिया बच्चा, इस क्षेत्र में आकर जो भी अवसाद लाई थी उनको निक्षेप कर दिया, ये, ठीक है। ये नदी क्या कर रही है भैया, ये नदी कर रही है निक्षेप, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मोड़ ली है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टकराई होगी, और जहाँ टकराती है वहीं क्या होता है, कूड़ा कचरा मलबा जो क्या होता है हमारा, वहीं पर क्या होता है बच्चा, जम जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अवसादों का निक्षेपण। ये मैं आपको लिखाऊंगा बाद में, मेरा काम केवल ये है कि आप केवल समझ जाएं, चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये पानी आ रहा था, पानी के साथ ये अवसाद आए, जैसे ही नदी ने मोड़ ली, निक्षेपण हुआ, और निक्षेपण के बाद अब ये क्या हो गया बच्चा, ये होता है अवसादों का निक्षेपण। यहाँ पर वो चीज़ें क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। तो जहाँ ये चीज़ें इकट्ठी होंगी, जब ये इकट्ठी हो जाएंगी बच्चा, तो क्या होगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं हम क्या, उर्वरक, या फिर क्या कह सकते हैं कि उपजाऊ क्षमता ज़मीन की कैसी होगी, वो बढ़ जाएगी। उपजाऊ क्षमता कैसी होगी, एक तरीके की ये खाद होती है। आइए मेरे साथ, वो क्या होगी बच्चा, ये
इसको मैं लिखता हूँ अवसादों का निक्षेपण। अवसादों का ये हो गया निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण कहो, इकट्ठा करना कहो, एक ही बात होती है। ये अवसादों का क्या हो रहा है मेरे भाई, ये अवसादों का निक्षेपण हुआ है। जलोढ़ का मतलब मैंने बता ही दिया, जल और ओढ़, ये होती है हमारी क्या, ये हमारी अपनी भाषा है कि जलोढ़ को क्या कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे। या फिर किताबी भाषा होती है नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों को निक्षेपित होने के बाद जो मृदा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो आइए किताबी भाषा लिख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये मान लीजिए जल है और ये बच्चा हमारा क्या है, ये ओढ़ है। ठीक है, ये दो शब्द हैं और जब इनको अगर तुम आपस में मिला दोगे तो जाहिर सी बात है क्या मिल जाएगी, जलोढ़ मिल जाएगी। इतनी आपको नॉलेज क्या है भैया मेरे, ये आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आइए इसको एक बार क्या करते हैं, लिख लेते हैं। नदियों के द्वारा बहाकर, विजिबिलिटी देखना कैसी है, विजिबिलिटी ठीक है, ठीक है बच्चा। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये कैसी होगी, हमारी सबसे ज़्यादा उपजाऊ। सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्यों होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको एक क्रम बताया था और जो मैंने आपको क्रम लिखाया था उसी क्रम में ये आती है। सबसे उपजाऊ इसलिए होगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अवसाद कहाँ निक्षेपित होंगे, यहाँ निक्षेपित होंगे। ठीक है, आइए जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये आपकी हो गई एक, मान लीजिए लैंग्वेज कहिए, भाषा कहिए, या फिर आपके समझने के लिए कुछ भी समझ लीजिए, ये आपकी जलोढ़ की मैंने क्या लिखा दी, वो लिखा दी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं फिर और बताता हूँ। आइए बच्चा, तो आपने ये बना लिया होगा। तो आपने ये समझा जलोढ़ को जलोढ़ क्यों कहते हैं, मैंने बता दिया। इसकी पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। क्यों, क्योंकि ये अपने साथ कंकड़, बालू, पत्थर, बहुत सारे अवसादों को लेकर आती है। अवसाद क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं और कहीं ना कहीं एक जगह जाकर भैया ये क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। इसके बारे में 2-4 विशेषताएं और हैं, उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। जाहिर सी बात है, अब जब जलोढ़ मृदा की बात हो रही है तो जलोढ़ मृदा, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नदियों के किनारे पाई जाती है। क्यों, क्योंकि इनका निक्षेपण कहाँ होता है, नदी पर। तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या होगा भैया, जो अपवाह तंत्र होगा नदियों का जो अपवाह तंत्र होगा, भारत में कोई भी नदी हो, कहीं भी बह रही हो, नदियों के अपवाह तंत्र पर ये क्या है, अधिकांश भाग इसका पाया जाएगा। या तो नदियों का अपवाह तंत्र कह लो, ठीक है, या फिर नदियों का डेल्टाई क्षेत्र कह लो। तो देखो लिख दो, जलोढ़ मृदा लिखते हैं, आ जाओ। जलोढ़ मृदा नदियों के अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र जानते हैं ना आप, जहाँ नदी बहती है, अपवाह क्षेत्र एवं नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में एवं नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में क्या होता है भैया, ये पाई जाती है। और ये नदियों के, और मैंने बताया नदियों के अपवाह क्षेत्र में और डेल्टाई क्षेत्र में क्यों पाई जाती है, तो उसका मैंने कारण बता दिया था। क्योंकि निक्षेपण सबसे ज़्यादा होगा, निक्षेपण होगा तो उपजाऊ ज़मीन होगी
तो जाहिर सी बात है उपजाऊ ज़मीन ज़्यादा कहाँ होगी, उपजाऊ ज़मीन वहीं ज़्यादा होगी जहाँ निक्षेपण ज़्यादा होगा। समझ रहे हैं आप। अब लिखो अवसाद पाए जाने के कारण, अवसाद पाए जाने के क्या हुआ भैया, अवसाद पाए जाने के कारण मृदा में पानी धारण करने की, पानी धारण करने की क्षमता कैसी होगी, साइज की बात अधिक होगी, क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता किसकी है, इसी की होगी। काली मिट्टी आती है लेकिन काली मिट्टी उपजाऊ इतनी नहीं होती है, काली मिट्टी पानी धारण करने में बहुत ऊपर है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उपज के हिसाब से अगर हम देखेंगे उर्वरक के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा यही होती है। चलिए इसके बारे में और लिख लेते हैं। इस मृदा में, अब इसमें ये भी तो देख लेते हैं क्या क्या उपजाया जाता है। तो आइए, इस मृदा में चावल, गेहूं, ठीक है, चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, ठीक है, और जूट के साथ साथ बच्चा इसमें और जूट और सब्जियां उगाई जाती हैं। जूट और सब्जियां क्या कर रही हैं भैया, उगाई जाती हैं, पैदा की जाती हैं, जो लिखना है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कहीं आप गंगा के किनारे जाइएगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम सब लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, गंगा हमारी एक पवित्र नदी है, राष्ट्रीय नदी है। तो गंगा वगैरह अगर आप जाइएगा तो वहाँ के लोगों से मिलिए, बात कीजिए, तो वो ये बताते हैं, मैंने खुद ही अनुभव किया है लोगों से बात करके, वो कहते हैं कि हम सर अपने खेतों में क्या करते हैं, खाद नहीं लगाते। वो ये कहते हैं कि हम अपने खेतों में खाद ही नहीं लगाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर, जब पानी का स्तर गंगा में बढ़ता है तो गंगा अपने साथ लाती है अवसाद। अवसाद क्या होता है बच्चा, फिर होने लगते हैं, आपने देखा होगा झाग सा बनता है और किनारे पर इकट्ठे होने लगता है अवसाद। तो जितनी भी जो गंदगी टाइप लगती है ना हमें, एक्चुअल में वो गंदगी नहीं है, वो खाद है, और वो किनारे पर आ जाती है। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद पानी का स्तर घटता है, पानी का स्तर घट जाता है और जो किनारे पर जो इकट्ठा हुआ था कूड़ा कचरा वो वहीं रह गया। अब वो बन गई एक्चुअल में क्या, खाद। वो बन गई बच्चा हमारी क्या, खाद। इसलिए वहाँ के लोग बहुत रेयर बहुत कम खाद का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की मृदा में क्या है, भरपूर ताकत है फसल उगाने की। ठीक है, अब लिखेंगे इस मृदा, इसकी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इस मृदा में ये पॉइंट आया हुआ है, इस मृदा में नाइट्रोजन का अभाव होता है। ठीक है, किसका भैया, नाइट्रोजन का। इस मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजन का अभाव होता है, नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये आपको अपनी नॉलेज में भैया पॉइंट ऐड करना है। ठीक है, नाइट्रोजन का अभाव होता है। नाइट्रोजन का अभाव होने के लिए तो इसमें क्या लगाते हैं, नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए NPK वगैरह जो लगाई जाती है। और अधिकता किसकी होती है, अभी आप कहेंगे सर आपने बताया था जी बहुत मजबूत होती है मृदा, इसमें सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चा इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है। ये पॉइंट इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सब कुछ है, क्या नहीं है, तो क्या नहीं है, तो सर नाइट्रोजन का अभाव है। ये पूछेगा आपसे, जो है वो तो सबको पता है कि इसमें सब कुछ है, इसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का अभाव है, क्वेश्चन ये बनता है। तो नाइट्रोजन का अभाव है। अच्छा, इसमें अधिकता किसकी है, तो अधिकता मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, मुझे लगता है हौच पौच नहीं होगा, इसमें लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। अब कैल्शियम सर इसमें कैसे होगी अभी बताएंगे, पोटेशियम, कैल्शियम एवं पोटेशियम, कैल्शियम। इसके साथ साथ बच्चा एक चीज़ इसमें और होती है, वो होती है हमारी फास्फोरस। फास्फोरस की मात्रा
कैसी होती है? पर्याप्त होती है। पर्याप्त भी आ जाता है, अधिक भी आ जाता है, मात्रा अधिक होती है, अधिक लिख लो आप, अधिक होती। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है और अभाव किसका होता है? तो बच्चा होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद इस जलोढ़ मृदा में भी दो मृदा बनती हैं, एक बनती है हमारी खादर और एक बनती है बांगर। एक बनती है खादर और एक बनती है बांगर। जो खादर होती है वही क्या होती है? बाद में बांगर बन जाती है। तो वो प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, चलिए आप मेरे साथ, ठीक है। आइए मैं फिर से एक बार अच्छा सा ओरल मैप आपके लिए बनाऊंगा, ठीक है। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास मेरा रहता है कि मेरी ड्राइंग अच्छी हो जाए, ठीक है। लगा हुआ हूँ मैं इसमें, और अगर कोई अच्छा टीचर हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो मेरी ड्राइंग अच्छी करा दे, ठीक है। तो बाबू ये हमारी क्या है? ये हमारी भैया क्या है? नदी है, ठीक है। अब नदी में ये क्या है? ये जल है, ठीक है। ये जल इस तरीके से मान लीजिए ये क्या आ रहा है? नदी में जल आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया था नदियाँ जब बहेंगी तो ऐसा तो है नहीं कि नदियाँ अपने साथ केवल जल ही लाएंगी, नदियाँ बहुत सारी चीज़ें लाती हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ मान लीजिए नदियाँ ला रही हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई मोड़ है, चलिए आइए मैं यही समझाता हूँ आपको, इतना कर लेंगे। यहाँ ये कोई मोड़ है छोटा सा, या नहीं भी है तो मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पर नदी ने क्या किया? उसका निक्षेप किया। क्या किया? उसका निक्षेप कर दिया, या फिर उसको अवसाद को इकट्ठा किया। निक्षेपण करना, इकट्ठा करना एक ही चीज़ होती है। नदी अपने साथ बालू, कंकड़, पत्थर जो भी लाई, ठीक है, उसका क्या किया नदी ने? यहाँ पे ये निक्षेप कर दिया, ठीक है। अब ये जो बच्चा निक्षेप हुआ है तो अभी तो नदी का जलस्तर क्या है? अभी नदी का जलस्तर भैया यहाँ तक है, ठीक है। तो जब यहाँ तक नदी का जलस्तर है तो ऐसा मन सोचना कि सर जैसे ही निक्षेपण होगा और उसमें खेती कर लेंगे और बीज बो देंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब नदी का जलस्तर कम होगा, जब नदी का जलस्तर कम होगा तो क्या होगा बच्चा? ये जो हमारा यहाँ तक निक्षेपण है ये यहीं रह जाएगा ज़मीन पर और पानी चला जाएगा नीचे। कूड़ा कचरा खाद बीज वो यहीं रह जाएगा, और ये जो नीचे वाला ये सिस्टम है ना पानी का, ये पानी उतर जाएगा नीचे। फिर ये मृदा जो हो जाएगी ना एकदम नवीन मृदा बनेगी। जो नवीन मृदा बनती है, आइए ये क्या है? नवीन मृदा, ठीक है। नवीन मृदा ये बनेगी क्या? नवीन मृदा। नवीन मृदा बनेगी, पहले इसको समझ लो बहुत अच्छे से। मेरा मानना है कि मैं 1-2 मिनट लूँगा लेकिन क्लियर कर दूंगा, लिखोगे भी नहीं तो भी काम चल जाएगा। तो ये हमारी जो नवीन मृदा होती है भैया उसी को कहते हैं हम खादर। इसी को क्या कहते हैं? खादर मृदा, ठीक है। तो खादर मृदा कैसी होती है? नवीन मृदा होती है और बहुत ज़्यादा है। जलोढ़ में भी 2 प्रकार हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ जो आपको, खादर और बांगर। तो खादर मृदा हमारी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ। लेकिन क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि नदी एक ही बार लाई अवसाद और उसके बाद नहीं लाएगी। नदियाँ रेगुलर बहती हैं और रेगुलर क्या करती हैं? अपने साथ अवसाद लाती रहती हैं। ऊपर से टूटन फूटन मिट्टी बालू कंकड़ जो होगा रेगुलर लाएंगी। अब मान लीजिए ये हमारा इतना निक्षेप हुआ था, नदी में फिर जल का स्तर बढ़ा और नदी ने यहाँ से फिर से निक्षेप करना शुरू कर दिया। ये जो हमारा निक्षेप था वो तो था ही, वो मान लीजिए हमारा थोड़ा भाग कैसा हो गया भैया? ऊंचा हो गया, क्योंकि हमने अपने खेती के हिसाब से उसको कर लिया था। अब मान लीजिए ये हमारा और निक्षेप हो गया, ये रेड वाला। अब ये जो रेड वाला हुआ है, अब आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा। ये वाइट वाला हमने पहले जमाया था, ठीक है। अब रेड वाला बाद में निक्षेप नदी में जमा किया है नदी ने। तो आप मुझे ये बताइए इसमें नवीनतम निक्षेप कौन सा होगा? इतना मैं जानता हूँ इस क्लास में इतना कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये चीज़ न समझ रहा हो, जिस चीज़ को मैं समझाने की क्या कर रहा हूँ भैया? कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये नदी बह रही है, ठीक है। ये नदी आपकी रेगुलर बह रही है। तो आपने ये देखा कि पहले एक अकेला था खादर, पहले एक अकेला था तो कैसा था? नवीन था, वही एक था। अब क्या हुआ है बच्चा? दोबारा निक्षेप आए और अब निक्षेप इससे ऊपर वाले क्षेत्र में, ये जो रेड वाला क्षेत्र है ना, आइए ये जो क्षेत्र है, अब निक्षेप इसमें इकट्ठा शुरू हो गए हैं, ठीक है। किसके? खादर के ऊपर। ये खादर के ऊपर निक्षेप हो रहा है, ये देखिए इस तरीके से। और क्या हो रहा है भैया? जो खादर पहले वाली थी वो भैया नीचे चली गई। अब क्या होगा मेरे भाई? अब ये जो नीचे वाली खादर थी अब ये हो जाएगी हमारी क्या?
अब ये हो जाएगी बांगर, ठीक है, बांगर या बांगुर भी आ जाता है। अभी हो जाएगी बांगुर मृदा, और ये बच्चा हो जाएगी हमारी नवीन, और इसी को कहते हैं खादर। ये हो जाएगी खादर मृदा। तो मैं मानता हूं कि इतना मैं आपको समझाने में सक्षम हो पाया हूं। जो पहले जमी थी, पहले हमने वाइट वाले निक्षेप आए थे, वो रुक गए थे हमारे, तो वो क्या थे, हमारे नवीन थे। नवीन थे तो कैसे थे, खादर थे। लेकिन हुआ क्या बच्चा, फिर से नदी में जल का स्तर बढ़ा, जल का स्तर बढ़ा और निक्षेप हुए। लेकिन अब इस बार क्या हुआ था, हमारी जो खादर थी ना, उससे ऊपर निक्षेप इकट्ठे शुरू होना हो गए। जैसे मान लीजिए यहाँ तक था हमारा, क्या था, खादर। अब दोबारा नदी आई, अवसाद लाई, अब यहाँ से इस तरीके से जम रहे हैं वो, इस तरीके से मान लीजिए यहाँ तक हो गए। तो ये जो नीचे वाली हमारी खादर थी ना, अभी हो जाएगी बांगर। क्यों, क्योंकि ये इसकी अपेक्षा हो गई पुरानी। अब ये जो नए हमारे जो निक्षेप आए हैं, नए अवसाद आए हैं, ये हो जाएंगे नवीन, और इन्हीं को कहेंगे खादर। इस डायग्राम को बना रहने देंगे। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ जलोढ़, ठीक है। और जलोढ़ के भी कितने, 2 प्रकार, ठीक है, जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा के भी 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार कौन से हैं, तो ये है बच्चा बांगर, ठीक है, और एक है बच्चा ये हमारा खादर, ठीक है। तो खादर और बांगर मैं जानता हूं, मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप लोग मान लीजिए इतना ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछता हूं। बोलिए सर क्या पूछ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो मैंने आपको चार्ट बनाया, ये जो मैंने आपको नदी बनाई, उसके बाद मैंने ये बनाई, उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा, इसमें नवीनतम मृदा कौन सी होगी, रेड वाली या वाइट वाली। जाहिर सी बात है रेड वाली सर। कैसे सर, सर वाइट वाली के ऊपर निक्षेप हो गए, वेरी नाइस। अब मैं कहूँ अगर ये रेड वाली नहीं होती तब सर वाइट वाली थी जो कुछ थी, है ना। तो वो पहले क्या थी, वाइट वाली पहले खादर ही थी, लेकिन नए निक्षेप आने की वजह से वो नीचे आ गई और नए निक्षेप ऊपर पहुंच गए। और जो नए निक्षेप जमा होते हैं, अवसाद जमा होते हैं हमारे, उनको हम खादर की संज्ञा देते हैं, नवीनतम मृदा होती है वो। अब इसको लिखेंगे, पहले खादर में लिख देते हैं नवीनतम मृदा, नवीनतम, ये होती है हमारी नवीनतम मृदा, ये होती है हमारी नवीनतम मृदा, ठीक है। ये कैसी हो जाती है, नवीनतम मृदा। अब इसके अपेक्षाकृत ये कैसी हो जाती है, पुरानी मृदा, ठीक है, पुरानी मृदा। उत्पादक क्षमता इसकी कैसी होगी, तो जाहिर सी बात है इसकी उत्पादन क्षमता कैसी होगी, अधिक होगी। उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ क्षमता कैसी होगी, तो एरो बना लेंगे, इसकी अपेक्षा उपजाऊ क्षमता अधिक होगी। इसकी लिख लो, उपजाऊ क्षमता, तो इसकी अपेक्षाकृत कैसी होगी भैया, कम होगी। इतना आपको अपनी नॉलेज में भैया ऐड कर लेना। अच्छा, आप एक बात और आपको याद रखनी है, जैसे ये निक्षेप हुआ था ना, तो ये कैसे हुआ था, उसके ऊपर भी एक छोटी सी चीज़ लिखा देता हूँ। यह है मृदा बाढ़ वाले, जहाँ बाढ़ आती है जल का स्तर बढ़ जाता है, बाढ़ वाले क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। अधिक क्या मतलब, पाई ही जाती है। अब आइए मैं आपको एक पाई चार्ट बनाऊंगा छोटा सा, उससे मैं आपकी नॉलेज चेक करूंगा। अधिक पाई जाती है, जाहिर सी बात है जहाँ बाढ़ नहीं आएगी, अवसाद पहुँचेंगे नहीं, तो ये कैसी हो जाएगी, ये नदियों से थोड़ी दूर हो जाएगी। यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता, यहाँ बाढ़ का पानी क्या है, नहीं पहुँचता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ बाढ़ का पानी भैया नहीं पहुँचता है, और यहाँ पानी पहुँच जाता है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो मैं जानता हूँ, मैं आज आपको इस क्लास में इतना समझा पाया हूँ। अच्छा चलिए, इसी के साथ अब क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। और बच्चा मैंने आपको बताया था, जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारा पूरा प्रयास है आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। क्लासें आपको रेगुलर बेसिस पर मिलेंगी। किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से 2 दिन से राहुल सर लगे हुए हैं, निरंतर मेहनत कर रहे हैं, मैं भी जितना बन सक रहा है मैं भी कर रहा हूँ। उसके बाद आज हमने फाइनली क्या किया, उस समस्या का हल कर लिया है। तो आपको रेगुलर कक्षाएँ मिलेंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।